नमस्कार दोस्तों, मैं तनु जसवाल आपका एबीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमने आपसे पहले कहा था कि हम 40 प्रश्नों की एक वीडियो श्रृंखला ला रहे हैं। आज उस कड़ी का दूसरा भाग हम आपके सामने ला रहे हैं और आपकी स्क्रीन पर यह पहला प्रश्न है। उत्तराखंड ग्राम्य विकास और पलायन आयोग का अध्यक्ष कौन है? ठीक, उत्तराखंड ग्राम्य विकास और पलायन आयोग का अध्यक्ष कौन है? ठीक, तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए एस नेगी। एस नेगी इसके उपाध्यक्ष है। ऑप्शन बी अमित नेगी, यह उत्तराखंड सरकार के सचिव है, यानी कि ये भी नहीं है। सुभाष कुमार, यह पूर्व सीएस यानी कि मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन थे। अब ये जब तीनों नहीं हैं तो यानी कि इनमें से कोई नहीं हमारा उत्तर होगा। ऑप्शन संख्या डी, इनमें से कोई नहीं। अब हमको तो नाम मिल नहीं रहा ना कि आखिर में है कौन इसका अध्यक्ष। तो याद रखेगा, इसका जो अध्यक्ष होता है वह उत्तराखंड का मुख्यमंत्री या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? पदेन अध्यक्ष, यानी कि जो भी इस उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनेगा वो ऑटोमेटिक इसका क्या बन जाएगा? अध्यक्ष बन जाएगा। और वर्तमान में उत्तराखंड के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। तो यानी कि अगर आपके पास नाम आएगा कि इसका आयोग का अध्यक्ष कौन है, मुख्यमंत्री होगा तो मुख्यमंत्री, और अगर वर्तमान में आएगा तो पुष्कर सिंह धामी जी। अब ये तो हमने इसके संबंध में ये पढ़ लिया भाई, इसका उत्तर क्या है? डी है। अब पहली बात, इस उत्तराखंड ग्राम्य विकास और पलायन जो आयोग है इसका गठन कब होता है? एक। दूसरा, इसका हेडक्वार्टर कहां है? दो। ये दो चीजें और इसका नया नाम, न्यू नेम, ये तीन चीजें हैं जो वर्तमान में प्रश्न पूछी जा सकती है। तो अगर हम बात करें इसके गठन की, तो इसका गठन 17 सितंबर 2017 को 17 सितंबर 2017 को उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने किया था। ठीक, तो अगर प्रश्न आए कि पलायन आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत थे। इसका हेडक्वार्टर पौड़ी में, लेकिन वर्तमान में ये पलायन आयोग स्वयं पलायन कर चुका है और इसका जो कैंप कार्यालय है वो देहरादून में है। तीसरा, इसका वर्तमान नाम क्या है? तो इसका वर्तमान नाम है उत्तराखंड ग्राम्य विकास और पलायन निवारण आयोग। ठीक है, यानी कि यहां पर हमने एक नया वर्ड जोड़ा है, निवारण। ठीक, पर्यावरण पलायन निवारण आयोग। ठीक, तो ये सारी चीजें। गठन 17 सितंबर 2017, हेडक्वार्टर पौड़ी, पहला अध्यक्ष। ठीक, पहला अध्यक्ष TSR यानी कि त्रिवेंद्र सिंह। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी का गठन कब किया गया? उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी का गठन कब होता है? तो 1 जनवरी 2001 को नहीं हुआ, 19 मार्च 2002 को भी नहीं हुआ। इसका गठन 19 दिसंबर 2004 को किया जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी का गठन कब हुआ, तो 19 दिसंबर 2004 को। इसके उद्घाटन करने वाले लोगों में थे RC लाहोटी, उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री ND तिवारी और उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सिरपुरकर।
सिरपुर। और ये जो हमारी अकादमी है ये कहां पर स्थित है? ये है भवाली में। कहां पर है? भवाली। और भवाली नैनीताल जनपद में है। कहां पर है? नैनीताल जनपद में। अब ये जो अकादमी है इसकी स्थापना तो 19 दिसंबर 2004 को हुई, लेकिन इसने कार्य 2008 से शुरू किया, यानी कि 4 साल इसको बनते बनते लग गए, 2008 से इसने कार्य करना शुरू किया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अमोघभूति किस वंश का शासक था? तो चंद वंश में अमोघभूति नाम का कोई भी शासक नहीं हुआ। पौरव वंश में ऐसा कोई भी शासक नहीं होता है। अमोघभूति कुलिंद राजवंश का एक शासक था। अमोघभूति की स्वयं की कुछ विशेषताएं थी जो उत्तराखंड में पहली बार दिखाई पड़ती। जैसे अमोघभूति इस कुलिंद राजवंश का सबसे प्रतापी शासक एक। तो प्रश्न बन सकता है कि कुलिंद वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन? अमोघभूति एक। दूसरा, अमोघभूति ने उत्तराखंड में सबसे पहले चांदी की या चांदी के सिक्के जारी किए। उत्तराखंड में चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक कौन था? तो कौन था? अमोघभूति। इसके सिक्कों की जो विशेषताएं थी, एक तो चांदी के सिक्के थे, दूसरा इसने तांबे के सिक्के भी जारी किए गए थे। इसके सिक्कों पे लिखा गया था अमोघभूतिस्य राजस्य, ठीक, यानी कि राजा अमोघभूति। दूसरा, अलग अलग प्रकार के चित्र बनाए जाते थे। दूसरा, इसने एक लिपि का प्रयोग किया था अपने सिक्कों पे, वो थी ब्राह्मी लिपि। ठीक, तो ये हमारा अमोघभूति का। और अमोघभूति के बारे में, यह कुलिंद वंश का सबसे प्रतापी शासक, उत्तराखंड में पहला व्यक्ति जिसने चांदी के सिक्के जारी किए। तो यह प्रश्न बनने की संभावनाएं ज्यादा है कि भैया उत्तराखंड में चांदी के सिक्के कौन लाता है? तो अमोघभूति लाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड की किस महिला को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है? भाई खेलों में आपको पता है उत्तराखंड बहुत अच्छा प्रयत्न कर रहा है, पहले से भी था और वर्तमान में भी था। तो पहला जो नाम हमारे पास है कुहू गर्ग, यह भी बैडमिंटन की खिलाड़ी है, लेकिन ये क्वीन नहीं है जी। नेहा पाल, ये भी नहीं है। ऑप्शन संख्या डी, मानसी जोशी, ये महिला क्रिकेटर है। अब ऑप्शन संख्या सी, मधुमिता बिष्ट, कौन है? ऑप्शन संख्या सी, मधुमिता बिष्ट। उत्तराखंड में इनको बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है, और इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये लगातार 9 बार नेशनल चैंपियन थी। नेशनल चैंपियन, लगातार 9 बार नेशनल चैंपियन। इसके अलावा इन्होंने मिक्स डबल और डबल, महिला डबल के खिताब भी लगभग 12-13 बार ये वो भी जीतती, यानी कि उसके भी ये क्या थी? लगातार बड़ी खिलाड़ी मानी जाती थी। किसकी? उत्तराखंड में बैडमिंटन की। इनको 1982 में अर्जुन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। 2006 में इनको पद्मश्री दिया गया था। तो भाई ये भी आपके पास क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं कि भैया बैडमिंटन क्वीन यानी कि मधुमिता बिष्ट को अर्जुन कब मिला? 82 में, और 6 में इनको पद्मश्री दिखाई पड़ता है। चलिए क्वेश्चन संख्या 5, बसंती बिष्ट का संबंध किस जनपद से है? तो अल्मोड़ा से नहीं है बसंती जी, पिथौरागढ़ से भी नहीं है। ऑप्शन संख्या ए, बसंती बिष्ट का संबंध चमोली जनपद से है। बसंती बिष्ट का संबंध कहां से है? चमोली जनपद से है। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि ये बसंती बिष्ट क्या करती है। तो जो बसंती बिष्ट जी हैं, ये एक
क्या है? लोक गायिका। लोक गायिका। और यह उत्तराखंड में एक विधा है गायन की जिसको जागर बोला जाता है। तो ये जागर गायिका है। क्या है? जागर गायिका है। और इस कारण बसंती बिष्ट को एक नाम दिया जाता है और इनको बोला जाता है जागर साम्राज्ञी। क्या कहते हैं? जागर साम्राज्ञी। तो 2017 में इनको पद्मश्री दिया गया है भारत सरकार की तरफ से। तो लो भैया, पद्मश्री भी इनको 2017 में। दो नाम आपने उत्तराखंड में जागर के क्षेत्र में देखने हैं। जागर में दो नाम है अति महत्वपूर्ण। एक है प्रीतम भरद्वाज और दूसरी है श्रीमती बसंती बिष्ट। प्रीतम भरद्वाज जागर सम्राट और बसंती बिष्ट जी जागर साम्राज्ञी। ये दो आपको याद रखने। हो सकता है प्रश्न पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड के जागर सम्राट किसको बोलते हैं या जागर साम्राज्ञी किसको बोलते हैं, बसंती बिष्ट को किस वर्ष पद्मश्री दिया गया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये एक अति महत्वपूर्ण है हमारे पास कि बसंती बिष्ट को कब मिलता है पद्मश्री 2017 में। चलिए अगला, बैकुंठ चतुर्दशी मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? तो मसूरी में विंटर कार्निवल। ठीक, रानीखेत में सोमनाथ मेला, ऋषिकेश में नीलकंठ मेला, अब ऑप्शन आता है डी, श्रीनगर में बैकुंठ चतुर्दशी मेला आयोजित किया जाता है। यहां पर एक प्रसिद्ध मंदिर है कमलेश्वर मंदिर, और इस मंदिर में बैकुंठ चतुर्दशी के दिन एक मेला लगता है। इस मेले को खड़िया दीप मेला भी कहते हैं। खड़िया दीप मेला, यानी कि यदि किसी दंपत्ति की कोई संतान नहीं हो रही है तो ये बैकुंठ चतुर्दशी के मेले के दिन यहां पर रात भर दिया जलाकर खड़े रहे तो उनको क्या पुत्र या संतान प्राप्ति हो जाती, ऐसी मान्यता है इस कमलेश्वर मंदिर की। और यहां पर भगवान शिव का मंदिर है। ठीक, और यहां पर भगवान राम ने शिव को 1000 कमल के साथ पूजा था या उनकी पूजा की थी, जिस कारण इसको कमलेश्वर कहते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। बची हुई पृथ्वी पुस्तक किसने लिखी? तो इसके ऑप्शन ए लीलाधर जगुड़ी। इसका ऑप्शन लीलाधर जगुड़ी। फूलों की घाटी हिमालय की किस श्रेणी में अवस्थित है? तो मध्य हिमालय में नहीं है, शिवालिक में भी नहीं है, और इनमें से कोई नहीं है। तो इसका उत्तर होगा वृत हिमालय, यानी कि महान हिमालय। महान हिमालय। अब ये जो फूलों की घाटी है यह किस जनपद में है? तो ये है चमोली जनपद में। कहां पर है? चमोली जनपद में। इसकी खोज 1931 में एक व्यक्ति थे फ्रैंक स्माइथ। तो 1931 में फ्रैंक स्माइथ नाम के व्यक्ति ने इसकी खोज की थी। तो यह आपके पास प्रश्न बन सकता है कि इसकी खोज किसने की थी। ठीक, और ये जो हमारा फूलों की घाटी है इसको 1982 में नेशनल पार्क बनाया गया। 1988 में इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में डाला गया। ठीक, और यह आपके पास सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि फूलों की घाटी को यूनेस्को ने किस वर्ष विश्व विरासत की श्रेणी में डाला? तो 1988 में। ठीक, इसके फूलों की घाटी के मध्य से दो नदियां बहती हैं। एक भ्यूंड्यार गाड़, जिस कारण इसको भ्यूंड्यार पार्क भी कहते हैं। दूसरा यहां पर पुष्पावती नदी बहती है।
ठीक, पुष्पावती नदी बहती है, ये इसकी क्या है, विशेषता है। तो फूलों की घाटी वृहत हिमालय के अंतर्गत आती। देखिए कितने सारे प्रश्न बन गए, किस जिले में भैया, चमोली में है। खोज कब की भाई हमने इसकी, कि 1931 में फ्रैंक स्माइथ ने की। यूनेस्को ने अपनी सूची में कब डाला, 1988 में। ठीक है, तो ये यहां पर प्रश्न बनता है। अगला, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखंड वित्तीय प्रशासन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहां पर स्थित है? तो ना तो नैनीताल में, ना हरिद्वार में है, ना पौड़ी में है, ये है अपने देहरादून में। तो देहरादून में एक जगह पड़ती है सुद्धोवाला। तो सुद्धोवाला नामक स्थान पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन एवं शोध प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखंड सरकार के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और इसकी शुरुआत 27 जून 2018 27 जून 2018 उत्तराखंड वित्तीय प्रशासन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी। इसे भाजपा के जो फाउंडर थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उसके नाम पर इस संस्थान को रखा गया है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड की नदियों का सामान्य अफवाह तंत्र, यानी कि उत्तराखंड की जो नदियां हैं वो किस प्रकार बहती हैं, उनका अफवाह तंत्र क्या है? तो इसका उत्तर है वृक्षाकार। तो वृक्षाकार अफवाह तंत्र उत्तराखंड की नदियां बनाती है। उत्तराखंड का प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब हुआ था? तो उत्तराखंड प्रशासनिक आयोग, सुधार आयोग का गठन 2006 में जेसी पंत की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, तो इतना ही इसके बारे में है। चलिए अगला प्रश्न, उत्तराखंड में चूना पत्थर भंडार में शीर्ष जिला है? तो ऑब्वियसली ये देहरादून है। देहरादून में बहुत सारी चूने की खदानें हैं, जैसे मसूरी में है, मंडारम है, अलग अलग जगह पर इसकी क्या है, और इसीलिए देहरादून का एक प्रसिद्ध स्थान भी है चूना भट्टा। ठीक, तो ये इसीलिए है क्योंकि यहां पर क्या है, चूने की खदानें थी और यहां पर ये चूना इसको प्यूरिफाई किया जाता। निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में पशुचारण से संबंधित है? यह प्रश्न बहुत बार आयोग पूछता है। तो राजी जनजाति काष्ठ कला का कार्य ज्यादा करती है, तो ये काष्ठ हो गया। थारू कृषि, मछली मारना, ये काम आखेट। बोक्सा भी लगभग सेम है। ऑप्शन संख्या डी भोटिया, भोटिया जनजाति पशुचारण के लिए प्रसिद्ध है। एक, दूसरा, भोटिया जनजाति महान हिमालय की जनजाति है। यह भी प्रश्न बनता है कि भाई महान हिमालय की जनजाति कौन सी है? तो भाई कौन सी है? भोटिया जनजाति है। ठीक, अगला प्रश्न यहां से भोटिया से क्या बन सकता है? कई बार पूछा गया है कि इनमें से व्यापारिक जनजाति कौन सी है? तो ये हमारी क्या है? व्यापारिक जनजाति भी। दूसरा, अब ये भोटिया जनजाति का निवास कहां पर है? भाई भोटिया जनजाति उत्तराखंड में कहां कहां पर रहती है? तो उत्तराखंड में भोटिया 3 जगह निवास करती है मुख्यतः, वैसे तो हर जगह करता है लेकिन मुख्यतः 3 जगह पर। एक है उत्तरकाशी। ठीक, उत्तरकाशी में जाड़ गंगा घाटी, इसलिए उत्तरकाशी के भोटियों को जाड़ कहते हैं। ठीक, दूसरा है चमोली, चमोली में इनको तोलछा या मारछा कहते हैं। ठीक, और तीसरा जिला है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में इनके कई नाम हैं, जैसे सौका, जोहारी आदि कई नाम है। ठीक, तो ये महान हिमालय की। उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन कब होता है? उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन 1815 में शुरू हो जाता है, जैसे ही 27 अप्रैल को एक संधि होती है। ठीक, जिसको हम अल्मोड़ा की संधि कहते हैं। ठीक, अल्मोड़ा की संधि या इसको लाल मंडी की संधि भी कहते हैं, क्योंकि लाल मंडी के किले में हुई थी। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो सुमित्रा नंदन पंत
1965 में नहीं, 66 में भी नहीं, 67 में नहीं, 68 में। इनकी एक पुस्तक थी चिदम्बरा, उसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और ये जो सुमित्रानंदन पंत थे, ये छायावाद के कवि थे। क्या कहते हैं? छायावाद के कवि। हिंदी में कवियों की अलग अलग विधाएं हैं, तो उनमें से एक है छायावाद। तो जो सुमित्रानंदन पंत है वो छायावाद के क्या हैं? प्रवर्तक या छायावाद के कवि माने जाते हैं। ठीक, तो ये किसके हैं? छायावाद के कवि हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रक्षा सूत्र आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 95 नहीं, 93 नहीं, 92 नहीं, 1994 में भिलंगना घाटी में यानी कि टिहरी जनपद में एक गांव था रयाला गांव, वहां से रक्षा सूत्र आंदोलन शुरू किया जाता है सुरेश भाई के द्वारा। एक व्यक्ति थे सुरेश भाई, उन्होंने रक्षा सूत्र आंदोलन शुरू किया गया था। बेसिकली रक्षा सूत्र आंदोलन था क्या? इसमें पेड़ों पर रक्षा सूत्र यानी कि धागा बांधा जाता था। जैसे बहनें अपने भाई की कलाई पर धागा बांधती हैं, वैसे ही इन गांव वालों ने इन पेड़ों पर धागे बांधे कि हम इनकी रक्षा वैसे करेंगे जैसे जो बहन की रक्षा भाई करता है। तो ये रक्षा सूत्र आंदोलन शुरू होता है। अगला, डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित है? तो डोला पालकी आंदोलन ना बुनकर से, ना कृषक से, ना चरवाह से, ये है शिल्पकारों से। लगभग 1941 के आसपास ये आंदोलन अपने चरम पर था। बेसिकली ये आंदोलन था क्या कि जब गढ़वाल में विवाह होते हैं तो विवाह के समय दूल्हा जिसमें बैठता है उसको पालकी कहते हैं, और दुल्हन विदा होते समय जिसमें बैठती है भाई उसको क्या कहते हैं? डोला कहते हैं। इतना तो सभी को पता है। अब क्या था, ये जो डोला और पालकी थे, इन पर सवर्ण समाज का एक अधिकार था, यानी कि वो उनको ही इस पर बैठने का क्या था? अधिकार था, या उन्होंने ये नियम बना दिया था। अब अनुसूचित जाति के लोग इसमें नहीं बैठ पाते थे। यदि वो बैठे तो उनको मारा जाता था, पीटा जाता था। अब इसके खिलाफ एक व्यक्ति थे जिनका नाम था आर्य समाजी जयानंद भारती। तो जयानंद भारती जी ने इसके खिलाफ आंदोलन चलाया, और जयानंद भारती इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। और याद रखिएगा, डोला पालकी की बात जब जयानंद भारती ने गांधी जी से की तो उन्होंने क्या किया गांधी जी ने कि इस समय भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह चल रहा था, और गांधी जी ने कहा कि जब तक गढ़वाल के लोग इस डोला पालकी को का जो कार्यक्रम है, जब तक आप इसका विवाद सुलझाओगे नहीं, तब तक मैं आपको यहां पर डोला पालकी आंदोलन शुरू करने का आदेश नहीं दूंगा। तब जाके फरवरी के आसपास इन्होंने ये मामला निपटाया, और फिर जाके गांधी जी ने यहां पर व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाने की परमिशन दी। और याद रखिएगा कि ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है, उत्तराखंड का पहला जो व्यक्तिगत सत्याग्रही है वो जगमोहन सिंह है। चलिए अगला, टाइगर फॉल कहां पर स्थित है? तो टाइगर फॉल है चकरौता में, मसूरी में है हार्डी और भट्टा। ठीक, हार्डी और भट्टा ये सबसे महत्वपूर्ण है, जो कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि भैया हार्डी जलप्रपात कहां है, भट्टा जलप्रपात कहां है। और धारचूला में है हमारा कौन सा? भेल छड़ा। धारचूला में है भेल छड़ा जलप्रपात। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर
19। गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो भाई अंसुया प्रसाद बहुगुणा, इन्होंने भी नहीं की। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं गढ़ केसरी। लिख लीजिए, प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। आसान है, सबको आता है, लेकिन तब भी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक, इनको गढ़वाली नाम से जानते हैं, या पेशावर का नायक, पेशावर का नायक। अगला नाम है मंगत राम। तो मंगत राम जी कोई और नहीं बल्कि मौला राम के पापा जी थे, ठीक। तो मौला राम के पापा कौन थे? मंगत राम थे, हरदास के परिवार के थे। अब हमारे पास तो एक ही नाम बचता है भाई, कौन? मौला राम जी। तो मौला राम ने गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग की स्थापना की थी। मौला राम बड़े विचित्र कैरेक्टर थे हमारे गढ़वाल के इतिहास में। ये जो मौला राम नाम के जो व्यक्ति हैं, एक पेंटर थे, एक राइटर थे, ठीक, एक राजनीतिक चिंतक थे। तो कई इनके चीजें हैं जो इनके बारे में है। मौला राम कई पुस्तकें लिखते हैं, ठीक। गढ़ राजवंश, गढ़ राजवंश, गणिका नाटक। गणिका नाटक बहुत फेमस था क्योंकि गणिका नाटक में ये एक राजकुमार थे परमारों के, जिनका नाम था राजकुमार प्रीतम सा। वो उनके बारे में लिखते हैं, ठीक। अब ये कई राजाओं के बारे कई राजकुमारों के बारे में इसमें लिखते हैं गणिका नाटक में, ठीक। दूसरा, इनके जो चित्र थे उनकी एक बड़ी विशेषता थी, वो इंपॉर्टेंट हो सकता है कल के दिन, कि इनके चित्रों में कविताएं होती थी। यानी कि ये जब भी कोई चित्र लिखते थे तो उसमें कविता बनाकर लिखते, यानी कि उसकी एक पोइट्री होती थी, पोयम होती थी, तब जाके उसके बारे में लिखते थे, ठीक। और इनकी जो गणिका नाटक है उसको एक राजकुमार थे जिसका नाम था पराक्रम शाह, और उस पराक्रम शाह ने इस गणिका नाटक को फाड़ दिया था क्योंकि मौला राम ने कहा था कि पराक्रम शाह एक बिगड़ेल राजकुमार है। तो भैया किसी राजकुमार के लिए बोल लो तो, मतलब छोटे मोटे आदमी के लिए बोलो तो चल भी जाए, राजकुमार के लिए तो भाई साहब ने क्या कर दिया, किताब ही फाड़ दी, अभी मिली नहीं, ठीक। दूसरा, इनके जो मौला राम के जो चित्र होते थे वह चित्र महाभारत रामायण यानी कि प्रेम प्रसंग थे, जैसे राधा कृष्ण, ठीक, या प्रकृति में हंस मोर, ऐसे चित्रों को ये बनाते थे। तो भाई ये हमारे कौन है? मौला राम जी हैं। दूसरा, मौला राम एक ऐसा व्यक्ति था, इतना बड़ा कवि, इतना बड़ा लेखक होने के बाद भी इसको कभी भी राजकीय कवि, राजकीय लेखक या राजकीय चित्रकार का पद नहीं दिया गया। ये आपको समझना पड़ेगा, राजकीय चित्रकार इसको कभी नहीं बनाया, ठीक। ये इसका था। दूसरा, इसने रण बहादुर थापा को, ठीक है, गढ़वाल में सुब्बा थे रण बहादुर थापा, उसके लिए इसने एक शब्द का प्रयोग किया, दानवीर कर्ण, दानवीर कर्ण, ठीक। कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा क्या थी? तो अवधी नहीं थी। पाली इनकी क्या थी? पाली क्या थी इनकी? पाली इनकी आम बोलचाल की भाषा। जैसे आप गढ़वाल में रहते हैं तो गढ़वाली बोलते हैं, कुमाऊं में रहते हैं तो कुमाऊनी बोलते हैं, रवाई में रहते हैं तो रवाल्टा बोलते हैं, तो आम बोलचाल की भाषा थी। संस्कृत इनकी क्या थी? राजकीय भाषा थी। दूसरा, एक इनकी अभिलेखों की लिपि थी या भाषा थी, ठीक, अभिलेखीय लिपि, वो कौन सी थी? कुटीला। कौन सी थी? कुटीला, ठीक। अगला, उत्तराखंड के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान।
अब भैया 4 राष्ट्रीय उद्यानों के हमको नाम दिए गए हैं कि कौन सा सबसे बड़ा है, कॉर्बेट है, गंगोत्री है, राजाजी है या नंदा देवी है। तो पहले हम आएंगे ऑप्शन संख्या ए पर, यानी कि कॉर्बेट नेशनल पार्क। भाई कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो जब हम कॉर्बेट की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल है 520 लगभग। उसके बाद आते हैं गंगोत्री पर। गंगोत्री हमको लगभग दिखाई पड़ता है 2390, ठीक, 2390 वर्ग। तो फिर आ जाते हैं राजाजी पर, ये लगभग 820। फिर आ जाते हैं नंदा देवी पर, ये 87.5। तो चारों में हम देख रहे हैं तो भैया सबसे बड़ा कौन सा है, गंगोत्री नेशनल पार्क है। गंगोत्री नेशनल पार्क हमारा कहां है, उत्तरकाशी जिले में है। कहां पर है, उत्तरकाशी जनपद में है। यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। यह हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है, हिम तेंदुआ। और यहां उत्तरकाशी में इसी के लिए हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। अगला, उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र में एक नाली भूमि कितने वर्ग मीटर बराबर होती है, तो 200 वर्ग मीटर। याद रखना उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पे अलग अलग, जैसे अगर आप पहाड़ में जाएंगे तो वहां पर नाली, मुट्ठी क्या है, भूमि मापन की इकाई है। जबकि अगर आप मैदानी क्षेत्रों में आएंगे तो यहां पर बिस्वा और बीघा, ये क्या है, भूमि मापन की इकाइयां हैं। अगला, राष्ट्रगीत वंदे मातरम का कुमाऊनी अनुवाद किसने किया था, तो आसान है, हरिराम त्रिपाठी। इसमें बद्रीदत्त पांडे का ऑप्शन है। इनके बारे में सिर्फ आपको इतना जानना है, इनको कुमाऊं केसरी कहते हैं। क्या कहते हैं, कुमाऊं केसरी, ठीक। और इन्होंने कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक लिखी, कुमाऊं का इतिहास। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, अक्सर आती है। कुमाऊं का इतिहास किसने लिखी, बद्रीदत्त पांडे जी ने। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। टिहरी जलाशय, जिसको स्वामी रामतीर्थ सागर कहते हैं, का क्षेत्रफल कितना है, तो यह है 42 वर्ग किलोमीटर। जो टिहरी डैम है वो 2 नदियों के संगम पर बसा हुआ है। एक का नाम है भागीरथी, एक का नाम है भिलंगना। तो भिलंगना और भागीरथी के संगम पर यह बसा है और यह टिहरी नगर इसमें डूब गया है। यह 2006 में विद्युत उत्पादन होता है शुरू, विद्युत उत्पादन 1978 में यह शुरू हो जाता है। इसमें आपको 2-3 चीजें याद रखनी। पहला, टिहरी बांध का पहला विरोध किसने किया था, पहला विरोध तो कमलेंदु मती शाह, ठीक है। पहला विरोध किया था कमलेंदु मती शाह जी ने, ठीक। इसके लिए भूख हड़ताल जो की थी, हड़ताल जो पहली बार की थी, या संघर्ष समिति जो बनाई थी, संघर्ष समिति, ठीक। तो संघर्ष समिति जो इसके लिए बनी थी, उसके अध्यक्ष थे विद्या सागर नौटियाल। ये पूर्व में विधायक रहे हैं, इनकी कई पुस्तकें हैं। भूख हड़ताल जिस व्यक्ति ने की थी वो हैं SN बहुगुणा सुंदरलाल, SL बहुगुणा सुंदरलाल बहुगुणा। और जिसने कोर्ट में ये मामला ले गया उनका नाम था वीरेंद्र दत्त सकलानी, वीरेंद्र दत्त सकलानी। तो
तो ये 4 नाम आपको याद रखने। पहला विरोध कमलेंदुमती संघर्ष समिति किसने बनाई? विद्यासागर नौटियाल ने बनाई। भूख हड़ताल किसने की? सुंदरलाल बहुगुणा जी ने की। कोर्ट में कौन ले गया था इस मामले को? वीरेंद्र दत्त सकलानी। तो ये अलग अलग यहां से प्रश्न बने। निम्न में से उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन है? भाई अभी तक उत्तराखंड में सिर्फ 2 ही महिलाएं राज्यपाल रही है, बेबी रानी मौर्य और मार्गरेट अल्वा। तो इनमें जो पहला जो हमारे पास बी ऑप्शन है, मार्गरेट अल्वा उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल है। कौन है? मार्गरेट अल्वा उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल हैं और यह क्रिश्चियन समुदाय से आती थी। जबकि बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की पहली दलित क्या है? पहली दलित राज्यपाल है। ठीक। नैनी सैनी हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो भाई चमोली में कहां पर है? गौचर में। उत्तरकाशी में कहां है? चिन्यालीसौड़ में। ठीक। नैनीताल में ऐसा कोई नहीं है, तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब हमको तो पता होना चाहिए ना, तभी तो उत्तर सही जाएगा कि भाई नैनी सैनी कहां है। तो नैनी सैनी है पिथौरागढ़ में। ठीक। तो नैनी सैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़ में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पंचगंडी ताल कहां पर है? तो इसको हम पंचगंडी बयां ताल भी कहते हैं। यह गर्म पानी का एक कुंड है जो कि उत्तरकाशी में है। और आपको याद होना चाहिए उत्तरकाशी में बहुत सारे ताल हैं। ठीक है, जैसे भराड़सर ताल। ठीक, भराड़सर ताल, सरू ताल, केदार ताल, सूर्य कुंड। ठीक, ऐसे दुनिया भर के ताल कहां है? उत्तरकाशी में है। चलिए चिपको आंदोलन को किस वर्ष राइट टू लाइवलीहुड अवार्ड दिया गया? तो यह पुरस्कार चिपको आंदोलन को 1987 में दिया गया। चिपको आंदोलन लगभग 1973-74 में शुरू होता है। एक गांव है चमोली में जिसका नाम है रैणी गांव, और इस रैणी गांव से एक महिला थी जो कि यहां पर महिला मंगल दल की अध्यक्षता थी, श्रीमती गौरा देवी, जिनको उत्तराखंड में चिपको वुमेन या गौरा माई भी कहते हैं। तो गौरा माई ने रैणी से यह आंदोलन शुरू किया था। और बेसिकली चिपको आंदोलन क्या था? होता क्या है कि लगभग जिस समय यह आंदोलन शुरू हुआ उस दिन गांव में कोई भी पुरुष मौजूद नहीं था। सभी पुरुषों को ठेकेदार ने ऐसा कुछ लालच दिया कि वो लोग सब गोपेश्वर चले गए, मुख्यालय में चले गए अपने। गांव में सिर्फ महिलाएं और बच्चे थे। अब ठेकेदार के आदमी गए और उन्होंने पेड़ों पर कुल्हाड़ी आरियां चलानी शुरू कर दी। महिलाओं को जैसे ही इसका क्या मिलता है, खबर मिलती है, कुछ बच्चे आते चुन्नू मुन्नू टाइप के, वो बोलते हैं कि ताई जी क्या हुआ कि यहां पर तो पेड़ काट रहे हैं, गौरा को कहते हैं। तो गौरा ने अपने सहेलियों को, महिलाओं को इकट्ठा किया, क्योंकि वो लोग तो सब घास काटने इकट्ठे जाते थे। तो वो गई इकट्ठी, वो गई गौरा माई और वो सब चिपक गए उन पेड़ों से। उन्होंने उनको कहा कि पहले आप हमको काटिए फिर इन पेड़ों को काटिए, क्योंकि पेड़ हमारे माई का है, क्योंकि पेड़ों से हमको चारा पत्ती मिलती है, पेड़ों से ही हमको लकड़ी मिलती है। तो ये सभी चीजें हमको चिपको आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न। और दूसरा याद रखिएगा, चिपको आंदोलन के 2 और बड़े नेता हैं। एक का नाम है सुंदरलाल बहुगुणा जी, और दूसरे हैं चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट जी ने इसके लिए एक तो दसौली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना की थी, और एक इन्होंने संगठन बनाया था डालियों का दगड़िया।
दगड़िया मतलब होता है फ्रेंड, मित्र। ठीक, कि भाई पेड़ों का क्या बनना है, दोस्त बनना है हमने, उनको काटना नहीं है। हाँ, समझ गए बात? ठीक है। अलकनंदा में पिंडर नदी किस स्थान पर मिलती है? तो पहला ऑप्शन है हमारे पास क्या, विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा पिंडर से नहीं मिलती है। ठीक, विष्णु प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है धौली गंगा, या इसको विष्णु गंगा भी कहते हैं। कर्णप्रयाग में इससे मिलती है पिंडर, और रुद्रप्रयाग में इससे मिलती है कौन सी, मंदाकिनी। भाई आगे ना नाम, कर्णप्रयाग। और याद रखिएगा यह उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से 3 प्रयाग हैं। तो याद रखिए उत्तराखंड के पंच प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, ठीक, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ठीक, एक तो यहां पर भागीरथ अलकनंदा तो कॉमन है सबके साथ कि भाई अलकनंदा है, ये यहां पर मिलती है धौली, कर्णप्रयाग में मिलती है पिंडर जिसको कर्ण गंगा कहते हैं, नंद प्रयाग में मिलती है नंदाकिनी, और नंदाकिनी के लिए कहते हैं यहां के लोग कि भाई इसका जल देवताओं को नहीं चढ़ता नंदाकिनी को। उसके बाद है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में कौन सी मिलती है, मंदाकिनी मिलती है। और अंतिम है देवप्रयाग, जहां पर इसके साथ ये भागीरथी में क्या है, मिल जाती है। यहां पर इनको सास बहू कहते हैं। तो याद रखना यह क्या है, पंच प्रयाग है, पंच प्रयाग। ठीक, पंच प्रयाग। और ये जो पंच प्रयाग है ये टिहरी में है। कौन सा, देव प्रयाग कहां है, टिहरी में। रुद्रप्रयाग स्वयं जिला है। और ये जो तीनों हैं ये कहां पर है, चमोली में है। तो ये उत्तराखंड सरकार ने किस वर्ष पंचायती राज अधिनियम पारित किया? ठीक, तो उत्तराखंड सरकार ने 2016 में, हरीश रावत जी की सरकार थी, उन्होंने इसको 2016 में क्या किया, पारित किया। ठीक, तो 2016 में हरीश रावत की सरकार ने इसको पारित करवाया था। ठीक है, और याद रखिएगा कि यह 4 अप्रैल, कब, 4 अप्रैल 2016 से लागू हुआ। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाता है। एक यहां पर प्रधान के चुनाव लड़ने के लिए या पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए बच्चों की अनिवार्यता है, शिक्षा की अनिवार्यता है, और घर में टॉयलेट की अनिवार्यता है कि भैया ये तीन चीजें तो होनी चाहिए। पढ़ा लिखा प्रधान ही काम करेगा। ठीक, 2 बच्चे होंगे तो यानी कि वो लोगों को क्या जनसंख्या घटाने के लिए प्रेरित कर, भाई मेरे भी 2, तुम भी कम बच्चे पैदा करो। ठीक है, और टॉयलेट इसलिए भैया साफ। गढ़वाल हिमालय का धार्मिक त्योहार और अनुष्ठान थिएटर रामायण हर साल कहां मनाया जाता है? तो उत्तरकाशी में नहीं मनाएंगे, पौड़ी में भी नहीं है, और देहरादून में भी नहीं। यह मनाया जाता है कहां पर, चमोली में। चमोली क्षेत्र में 2 गांव हैं, एक है सलूड़ और एक है डुंगरा। यहां पर ये प्रत्येक वर्ष बैसाख के महीने में मनाया जाता है। कब, बैसाख के महीने में। ठीक, कुछ दिन तक चलने वाला अनुष्ठान है। जैसा नाम है रामायण, तो रामायण का शाब्दिक अर्थ होता है रामायण, यानी कि यह अनुष्ठान रामायण के पात्रों से संबंधित है। और इसमें जो रामायण के पात्र बनते हैं उनका मुखौटा लगता है, इसलिए इसको मुखौटा श्रेणी भी कहते हैं।
और पहाड़ में एक लकड़ी पाई जाती है, कीमू की लकड़ी। उस कीमू की लकड़ी के क्या बनाए जाते हैं, ये मुखौटे बनाए जाते हैं और उनके माध्यम से फिर मंचन किया जाता है। और इनमें जो बनिया बनियान, मोर मोरनी, ठीक है, ऐसे अलग अलग प्रकार के किस्से होते हैं जिनके माध्यम से इसको दर्शाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि रामायण को विश्व विरासत की सूची में यूनेस्को ने कब डाला, तो 2 अक्टूबर 2009 को इसको क्या बनाया गया, यूनेस्को की सूची में जारी किया गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है? तो उत्तराखंड राज्य में वर्तमान में 9 नगर निगम है। कितने हैं? 9 नगर निगम है। उत्तराखंड का सबसे पुराना नगर निगम, भाई कौन सा पुराना नगर निगम? देहरादून। सबसे नया नगर निगम श्रीनगर। सबसे छोटा भी श्रीनगर है वर्तमान में, ठीक। और ये जनसंख्या में सबसे बड़ा है देहरादून, सबसे छोटा श्रीनगर है और श्रीनगर को हाल में ही बनाया। अगला, उत्तराखंड का जनरल डायर किस व्यक्ति को बोला जाता है? तो ऑप्शन संख्या ए हर्षदेव जोशी। तो हर्षदेव जोशी जी को कहते हैं कुमाऊं का चाणक्य। अब आते हैं ऑप्शन संख्या बी चक्रधर जुयाल। भाई चक्रधर जुयाल था कौन? तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा चक्रधर जुयाल क्या है? ठीक उत्तर है। अब चक्रधर जुयाल के बारे में जानते हो, किस कारण इनको जनरल डायर कहते हैं? भाई ये कहानी भी तो पता होनी चाहिए ना, ऐसे ही बोल देंगे तो मजा नहीं है। तो होता क्या है, रवाई एक परगना है, वर्तमान में उत्तरकाशी जो जनपद है उसका बड़कोट, पुरोला और मोरी तहसील। इस रवाई के साथ साथ जौनपुर का भी क्षेत्र था, जो कि वर्तमान में अगर हम उसमें देखें तो टिहरी जनपद की नैनबाग जो तहसील है वो भी उसमें शामिल थी। रवाई जौनपुर उस पूरे क्षेत्र को कहते थे। यहां के लोगों पर तत्कालीन जो टिहरी राजशाही थी उसने एक नया वन कानून लाया और कहा गया कि भाई रवाई के लोगों, अगर तुम्हें अपने पशुओं को चरान चुंगान के लिए ले जाना है तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। और टिहरी रियासत के जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि रवाई जौनपुर के लोगों, तुम अपने डंगरों को यानी कि पशुओं को एक पहाड़ी पर ले जाओ और वहां से नीचे फेंक दो, अगर तुम इनको पाल नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि जंगलों पे तो क्या कर दिया था, टैक्स लगा दिया था, टैक्स इंपोज हो गए थे। अब रवाई के लोगों ने आजाद पंचायत का गठन किया, ठीक है। उसमें कुछ बड़े नाम हैं, ठीक है, जैसे हीरा सिंह, बैजराम, ऐसे बहुत सारे लोग थे, ठीक है, दौलतराम, जोत सिंह, ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग थे। इन्होंने इस आजाद पंचायत को बनाया और कहा कि 30 मई 1930 को 30 मई 1930 को सभी रवाल्टा लोग कहां मिलेंगे? तिलाड़ी के मैदान पे मिलेंगे। और जो तिलाड़ी का मैदान है वो वर्तमान का जो बड़कोट शहर है वहां पर यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। कहां पर है? यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। सभी लोग यहां पर इकट्ठे हुए 30 मई को। अचानक से तत्कालीन दीवान, जो कि टिहरी रियासत के दीवान थे या टिहरी देश के दीवान थे, चक्रधर जुयाल साहब, इन्होंने क्या किया, गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें कई रवाल्टा समुदाय के लोग मारे गए। और यह घटना ऐसी थी जैसे हमारे पास कहां पर दिखाई पड़ती है, जैसे जलियांवाला बाग में दिखाई पड़ती है पंजाब में। तो अगर कहीं पर ऐसी हत्याएं, नृशंस हत्याएं हो जाती हैं, ठीक है, किसी को घेर कर मारा जाता है, तो उस स्थान को हम उदाहरण के तौर पे कहते हैं जलियांवाला बाग जैसा कांड हो गया। और जो आदमी उसको करवाता है उसको बोलते तो जनरल डायर है भाई,
तो चक्रधर जुयाल ने ऐसा ही कांड करवाया, तो चक्रधर जुयाल को हमने कहा ले भाई आज से तुझे क्या बना देते हैं, जनरल डायर बना देते। तो उत्तराखंड का जनरल डायर चक्रधर जुयाल। और एक व्यक्ति थे, गढ़वाली समाचार पत्र लिखते थे, नाम था विशंबर दत्त चंदोला, भीष्म पितामह थे पत्रकारिता के। उन भाई साहब ने क्या कर दिया, इसके बारे में सच्चाई लिख दी कि भाई ये तो चक्रधर जुयाल ने ऐसा कांड करवा रखा और उनको जेल करवा दी। तो प्रश्न बनता है कि रवाई कांड के बारे में लिखने पर किस पत्रकार को जेल हुई थी, तो किसको हुई थी, विशंबर दत्त चंदोला। विशंबर दत्त चंदोला। चलिए अगला प्रश्न, टिहरी का विलय भारत में कब हुआ? तो टिहरी का विलय भारत में कब हुआ? 1 अगस्त 1949 को। इसको उत्तर प्रदेश का एक जनपद बनाया गया और टिहरी रियासत का अंतिम जो शासक थे वो थे महाराजा मानवेंद्र शाह। ठीक, और यही प्रश्न बनेगा। चलिए अगला, रामायण प्रदीप काव्य की रचना निम्न में से किस लेखक के द्वारा की जाती है? रामायण प्रदीप की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो हमारे पास ऑप्शन संख्या ए मेधाकर शर्मा, इन्होंने क्या की थी, रामायण प्रदीप की रचना की थी और यह प्रदीप शाह के समय काल। अगला व्यक्ति है भरत कवि, रतन कवि और मती राम। ये 3 अन्य लेखक हैं कहां के, टिहरी रियासत के या गढ़वाल के 3 अन्य लेखक हैं। इन्होंने भी कुछ पुस्तकें लिखी। भरत कवि ने लिखी मनोदय काव्य, मनोदय काव्य। उसके बाद रतन कवि, इन्होंने लिखी फतेह शाह, क्योंकि उनके दरबार में रहते थे। ठीक, उसके बाद हमारे पास आता है मती राम, कि भाई मती राम ने कौन सी पुस्तकें लिखी? तो मती राम के नाम पर 2 पुस्तकें हैं, एक है छंदसार पिंगल और दूसरी है वृत्त कौमुदी। छंदसार पिंगल, वृत्त कौमुदी, तो 2 पुस्तकें इन्होंने लिखी। ठीक, और मनोदय काव्य राजा मान शाह के काल में लिखी गई, रामायण प्रदीप प्रदीप शाह के, और फतेह शाह और छंदसार और वृत्त कौमुदी फतेह शाह के शासनकाल में लिखी गई। मनोदय काव्य परमार वंश का पहला प्रमाणिक ग्रंथ है जो राजा मानसा के समय। गढ़वाल पर प्रथम गोरखा युद्ध कब हुआ था? तो 1790 में इन्होंने कहां आक्रमण किया? कुमाऊं में। 1795 में कोई भी आक्रमण नहीं होता है। 1804 में गोरखों ने दूसरा आक्रमण किया जिसमें प्रद्युम्न शाह शहीद होते हैं। तो ऑप्शन संख्या डी बचा। तो 1791 में गोरखों ने गढ़वाल पर पहला आक्रमण किया और यह जो आक्रमण होता है वो चमोली की तरफ से होता है। ठीक है, यानी कि चमोली में ये आक्रमण करते हैं और इस आक्रमण के लिए इनको जिस व्यक्ति ने दिशा निर्देश दिए थे वो थे कुमाऊं के चाणक्य यानी कि पंडित हर्षदेव जोशी साहब, उन्होंने इनको कहा था। ठीक, तो 1791 में प्रथम गोरखा आक्रमण गढ़वाल पर। चलिए अगला, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब किया गया? तो इसका उत्तर है 30-31 मई 1988, शोभन सिंह जीना। ये बीजेपी के नेता थे शोभन सिंह जीना, इसीलिए उत्तरांचल आया है क्योंकि बीजेपी ने ये उत्तरांचल नाम उत्तराखंड को दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ का गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का वर्णन मिलता है? तो इसके लिए एक पुस्तक आती है राजतरंगिणी, जिसको कल्हण नामक व्यक्ति ने लिखा था। उन्होंने इस पुस्तक में लिखा कि ललितादित्य मुक्तापीड़ जो कि कश्मीर के राजा थे, इन्होंने गढ़वाल पर उस समय यशोवर्मन का राज्य था, उनका आधिपत्य था।
तो उनके एक सामंत थे जिनको हम बसंत देव कहते हैं। तो कलहण के अनुसार ललितादित्य ने यशोवर्मन की सेना को पराजित किया और इस क्षेत्र को अपने अधिकार में किया। और उसी युद्ध के बाद जो यशोवर्मन के जो सामंत थे यानी कि बसंत देव, उन्होंने यहां पर कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना की। चलिए अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य की पंचायतें व वन पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो पहला है 25%, तो ये कहीं नहीं है। ठीक, 25% हमारे यहां कहीं नहीं है। और ऑप्शन संख्या बी ये सही है, क्या है? 50% पंचायतों में है। तो याद रखिएगा ये 3 अलग अलग आरक्षण की श्रेणी में बताता हूं। 50% किसमें है? पंचायत प्लस वन पंचायत, इन दोनों में 50% क्या है? महिलाओं को आरक्षण है। फिर आता है 30%। 30% उत्तराखंड में सरकारी नौकरी में महिलाओं को आरक्षण है। अब आता है 10%, यह राज्य आंदोलनकारियों को उत्तराखंड सरकार ने आरक्षण दिया है, राज्य आंदोलनकारी या उनके आश्रितों को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड कितना सच और कितना छल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके हैं सुरेंद्र सिंह पांगती। सुरेंद्र सिंह पांगती, एसएस पांगती हम इनको कहते हैं। तो सुरेंद्र सिंह पांगती और इनके साथ एक और नाम जुड़ता है, ठीक, उत्तराखंड के गांधी। ठीक, तो सुरेंद्र सिंह पांगती और उत्तराखंड के गांधी जी ने एक ग्लेशियर को दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया गया था। ठीक है, जिससे भिलंगना नदी का उद्गम होता है यानी कि खतलिंग ग्लेशियर, उसके बारे में उन्होंने लोगों को बताया था।